चैप्टर 4 गैस लीक केस 2 महीने बाद। तेज रफ्तार से दौड़ती एक पुलिस कार के अंदर हल्की हल्की सायरन की आवाज गूंज रही थी। बाहर शहर की भागती सड़कें तेजी से पीछे छूट रही थीं। क्राइम सीन वसंत कुंज सोसाइटी में है। आगे से लेफ्ट ले लो, वहां से 2 ट्रैफिक लाइट्स बाद पहुंच जाएंगे। कैप्टन विक्रम ने सड़क पर नजर टिकाए हुए कहा। प्रयागराज उनका अपना शहर था। यहाँ की गलियां, पुराने मोहल्ले और तंग रास्ते तक उन्हें ऐसे याद थे जैसे पूरा शहर उनके दिमाग में 3D मैप बनकर बस गया हो। ड्राइविंग सीट पर बैठे राहुल ने उत्साह से पूछा, सर, आखिर ऐसा कौन सा केस है जिसके लिए खुद कैप्टन साहब को मौके पर जाना पड़ रहा है? कैप्टन विक्रम ने बिना किसी रहस्य के सीधा जवाब दिया, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। असल में ये 4th टीम का मामला था, लेकिन वो लोग अभी दूसरे इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं, इसलिए मैंने केस खुद ले लिया। वैसे भी तुम लोगों को थोड़ा फील्ड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये सुनते ही राहुल का आधा उत्साह वहीं ठंडा पड़ गया। मतलब बड़ा केस नहीं है? उसने निराश होकर कहा। उसकी बात सुनकर कार के अंदर हल्की हंसी गूंज गई। कैप्टन विक्रम मुस्कुराए। इतनी जल्दी क्या है बड़े केस सॉल्व करने की? पहले छोटे केसेस में खुद को साबित करो। फिर उन्होंने पीछे बैठे नियांश की तरफ देखते हुए कहा, वैसे नियांश को देखो, पिछले मर्डर केस में जिस तरह इसने पूरा मामला क्रैक किया था, उसके बाद तो पूरे प्रयागराज नॉर्थ पुलिस स्टेशन का नाम ऊपर तक पहुंच गया। राहुल ने तुरंत रियर मिरर से नियांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ एडमिरेशन थी। कैप्टन विक्रम ने आगे कहा, मैंने सुना है STF के राघव सर ने तुम्हारे नाम की रिकमेंडेशन मेडल के लिए भेजी है। शायद कुछ ही दिनों में तुम्हें ऑफिशियल अवार्ड भी मिल जाए। नियांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी उस पुराने केस को याद कर रहा था। खून से सना वो कमरा, वो लंगड़ा बूढ़ा कुत्ता और वह पल जब पूरी STF उसे हैरानी से देख रही थी। पिछले केस के बाद से ही कैप्टन विक्रम इस नौजवान ऑफिसर को काफी पसंद करने लगे थे। नियांश की तेज ऑब्जर्वेशन, शांत दिमाग और मौके पर तुरंत डिडक्शंस निकालने की क्षमता उन्हें बार बार अपने जवान दिनों की याद दिला देती थी। कुछ देर बाद पुलिस कार वसंत कुंज सोसाइटी के बाहर आकर रुकी। यह प्रयागराज के नॉर्थ में बसी एक पुरानी मिक्स्ड रेजिडेंशियल सोसाइटी थी। शाम ढलने लगी थी और पूरे इलाके में हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थीं। दूर दूर तक फैली पुरानी बिल्डिंग्स माहौल को और भी भारी बना रही थीं। ISS इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शहर के सबसे मशहूर हाई स्कूल के पास होने की वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस हर साल तेजी से बढ़ रही थी। गाड़ी से उतरते ही कैप्टन विक्रम ने आसपास नजर दौड़ाई। पूरा स्कूल डिस्ट्रिक्ट एरिया है ये, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यहाँ छोटी सी जगह भी लाखों में बिकती है। लास्ट टाइम सुना था रेट्स 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि बिल्डिंग्स काफी पुरानी हैं। उन्होंने सामने की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। चलो, वारदात बिल्डिंग B विंग 3 के फ्लैट 402 में हुई है। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से मामला गैस पॉइजनिंग का लग रहा है। यह सुनते ही टीम के सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। माहौल अचानक भारी सा लगने लगा। पूरी टीम सोसाइटी के गेट पर जमा तमाशाबीनों की भीड़ को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई। लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, तो कुछ की आंखों में गहरी उत्सुकता थी। लोकल पुलिस पहले ही इलाके को बैरिकेड करके सील कर चुकी थी। एक स्थानीय पुलिसकर्मी विंग 3 के नीचे खड़ा उनकी राह देख रहा था। जैसे ही उसने कैप्टन विक्रम को देखा, वह तुरंत सावधान होकर खड़ा हो गया। आप लोग उम्मीद से काफी जल्दी पहुंच गए, स्थानीय पुलिसकर्मी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हमने अभी पूरी सोसाइटी खाली करवाई है। एम्बुलेंस भी रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाली होगी। कैप्टन विक्रम ने हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ अपना पुलिस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिखाया और उससे हाथ मिलाया। प्रयागराज नॉर्थ पुलिस स्टेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। कैप्टन विक्रम, यह सुनते ही कांस्टेबल की आंखों में हल्की चमक आ गई। ओह, तो आप वही मशहूर कैप्टन विक्रम हैं? उसने तुरंत सीधा होकर कहा। सर, मैं लोकल चौकी से हूं। मेरा नाम विकास है। कैप्टन विक्रम हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है विकास, अब जल्दी से सिचुएशन का ओवरव्यू दो। विकास का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जी सर, कल रात विंग 3 के फ्लैट 402 में गैस पॉइजनिंग की घटना हुई। घर के मालिक हरीश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बॉडी लिविंग रूम के सोफा पर मिली थी। माहौल अचानक भारी हो गया। चलते चलते बात करते हैं, कैप्टन विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा। नियांश, जो अब तक चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था,
तुरंत बोला, क्या घर में वो अकेले थे? विकास ने उसकी तरफ देखा। शायद वह उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता साफ थी। नहीं सर, उसने जवाब दिया। उनकी 6 साल की बेटी भी घर में मौजूद थी। यह सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग हल्का बदल गया। तो बच्ची ठीक है ना? उसने जल्दी से पूछा। विकास ने धीमी सांस छोड़ी। सीधे एक्सपोजर से तो बच गई, क्योंकि वो बेडरूम में थी, लेकिन काफी गैस अंदर चली गई थी। अभी बच्ची अनकॉन्शियस है। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन विक्रम ने अगला सवाल किया, घटना की जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची? विकास ने लिफ्ट का बटन दबाया। बच्ची की मां ने रिपोर्ट की थी सर। वो प्रयागराज सिविल हॉस्पिटल में नर्स हैं। कल उनकी नाइट ड्यूटी थी। सुबह जब घर लौटी तब उन्होंने ये सब देखा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उनका नाम किरण है। इलाके में सब उन्हें जानते हैं। बहुत शांत और अच्छी महिला है। कैप्टन विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया। विकास की रिपोर्टिंग साफ और प्रोफेशनल थी। टिंग! लिफ्ट 4थी मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुलते ही गैस की तीखी और दम घोंटने वाली बदबू सीधे उनके चेहरों से टकराई। राहुल ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। उफ, ये स्मेल तो अभी तक बनी हुई है, उसने घबरा कर कहा। पूरे कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर फ्लैट नंबर 402 का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से आती पीली रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। फ्लैट नंबर 402 का लोहे का सेफ्टी डोर आधा खुला हुआ था और वहीं अंदर से गैस की तीखी दम घोंट देने वाली बदबू लगातार बाहर फैल रही थी। कैप्टन विक्रम ने शांत चेहरे के साथ अपने ग्लव्स पहने और पूछा, बच्ची और उसकी मां अभी कहां है? विकास ने सामने वाले फ्लैट की तरफ इशारा किया। फिलहाल उन्हें फ्लैट 401 में पड़ोसियों के पास बैठाया है सर। एम्बुलेंस आते ही बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। कैप्टन विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, अब से सीन हम लोग हैंडल करेंगे। तुम नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लो। जी सर, इतना कहकर विकास पीछे हट गया। उधर आदेश मिलते ही न्यांश और बाकी टीम तुरंत एक्टिव हो गई। सभी ने अपने ग्लव्स, हेड कवर्स, मास्क और शू कवर्स पहने। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल एक प्रोफेशनल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसा लगने लगा। न्यांश ने एक गहरी सांस ली और सबसे पहले फ्लैट के अंदर कदम रखा। यह एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट था। 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन और बाथरूम। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि पूरा घर थोड़ा तंग और दबा दबा सा महसूस हो रहा था। एंट्रेंस के पास एक छोटा शू रैक रखा था, जिस पर अलग अलग साइज के जूते और चप्पल करीने से सजे हुए थे। उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि यहाँ 3 लोगों का छोटा सा परिवार रहता था। लेकिन अब उसी घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शू रैक के ठीक बगल में एक बड़ा फिश टैंक रखा था, जो एंट्रेंस और लिविंग रूम के बीच पार्टीशन जैसा काम कर रहा था। उसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां अब भी धीरे धीरे तैर रही थीं, मानो उन्हें इस घर में हुई त्रासदी का कोई अंदाजा ही न हो। टैंक के आगे बढ़ते ही लिविंग रूम का पूरा दृश्य साफ दिखाई देने लगा। सोफे पर एक आदमी का शव डीली हालत में पड़ा था। उसका चेहरा हल्का नीला पड़ चुका था और पूरा कमरा गैस की बदबू से भरा हुआ था। राहुल ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। घर का इंटीरियर बेहद साधारण था। कोई महंगा डेकोरेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार का शांत घर। किचन ओपन प्लान स्टाइल में बना था, जो सीधे लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था। दोनों के बीच एक छोटी डाइनिंग टेबल रखी थी। टेबल पर एक प्लास्टिक बैग पड़ा हुआ था। नियांश आगे बढ़ा और उसने धीरे से बैग खोली। अंदर किसी ढाबे की पैक्ड मटन करी रखी थी। खाना पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। ऊपर तेल जमने लगा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे रखे हुए काफी समय बीत चुका है। नियांश ने बिना कुछ कहे पूरे कमरे पर एक बार फिर नजर दौड़ाई। फिर उसकी आंखें सीधे किचन की तरफ जाकर टिक गईं। गैस स्टोव के ऊपर एक अजीब डिजाइन वाली चाय की केतली रखी थी। उसकी टोंटी हल्की टेढ़ी थी, जिससे वह बाकी सामान के बीच अलग ही नजर आ रही थी। कुछ सेकंड तक नियांश बस उसी केतली को घूरता रहा। लिविंग रूम और किचन का टोटल एरिया मिलाकर 30 स्क्वायर मीटर से भी कम होगा। इतनी छोटी जगह में गैस लीक होना काफी डेंजरस है। कोई हैरानी की बात नहीं कि यहाँ गैस पॉइजनिंग हो गई। राहुल ने DSLR कैमरे से तस्वीरें खींचते हुए कहा। उसकी आवाज मास्क के पीछे से हल्की दब गई थी। काम कम, कमेंट्री ज्यादा। सोनिया ने तुरंत ताना मारा। वह एक सीनियर की तरह अपने हाथ में पकड़ी एविडेंस किट नीचे रखते हुए बोली, पहले सीन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लो,
आखिर वह इन दोनों नए लड़कों से 1 साल पहले डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुकी थी, इसलिए अक्सर उन पर हल्का रौब जमाने की कोशिश करती रहती थी। उनकी टीम का काम फिलहाल सिर्फ घटना की नेचर कंफर्म करना था। अगर मामला एक्सीडेंटल डेथ निकलता तो केस आगे की प्रोसेसिंग के लिए सीधे 4th टीम को सौंप दिया जाता। उधर नियांश बिना कुछ बोले पूरे फ्लैट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। पहले उसने किचन चेक किया, फिर दोनों बेडरूम्स का एक एक चक्कर लगाया और आखिर में उसकी नजर वापस लिविंग रूम के सोफा पर पड़े शव पर जाकर टिक गई। हरीश मिश्रा, उम्र लगभग 30 साल, चौकोर चेहरा, थोड़ा भारी शरीर और अब पूरी तरह बेजान पड़ा था। वह सोफे पर ऐसे पड़ा था जैसे बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके आराम कर रहा हो। उसके चेहरे पर दर्द या घबराहट के कोई खास निशान नहीं थे, लेकिन कमरे में फैली गैस की बदबू साफ बता रही थी कि इस घर में कुछ बहुत गलत हुआ था। नियांश धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और बॉडी एग्जामिन करने लगा। उसने बड़ी बारीकी से शव के हाथ, गर्दन और चेहरे को देखा। शरीर पर किसी तरह की एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, न कोई स्ट्रगल मार्क्स, न किसी मारपीट के निशान। इसका मतलब था कि डेथ से पहले किसी वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन की संभावना काफी कम थी। उसने हाथ की त्वचा को ध्यान से देखा। जलने या इलेक्ट्रिक बर्न का भी कोई निशान नहीं था, यानी इलेक्ट्रोक्यूशन की पॉसिबिलिटी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। शरीर मौत के बाद अकड़ना शुरू हो चुका था। कुछ हिस्सों पर हल्के नीले बैंगनी निशान भी दिखाई दे रहे थे। नियांश की आंखें हल्की से कुड़ गईं। ये साइंस आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में दिखाई देते हैं। तो डिटेक्टिव साहब, कुछ प्रोग्रेस हुई? कैप्टन विक्रम ने कुछ देर बाद पूछा। वे दरवाजे के पास खड़े बाकी टीम को काम करते हुए देख रहे थे। नियांश धीरे से खड़ा हुआ। विक्टिम ने मौत से पहले काफी हेवी अल्कोहल कंज्यूम की थी, उसने शांत आवाज में कहा, और बॉडी पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं है। हालांकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ तो फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। सोनिया ने तुरंत कॉफी टेबल पर रखी आधी खाली शराब की बोतल उठाई और उसे एविडेंस बैग में डालते हुए कहा, डिटेक्टिव नियांश, ये तो वो बातें हैं जो सामने साफ दिखाई दे रही हैं। राहुल हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन नियांश बिल्कुल शांत रहा। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की, उसने धीरे से कहा। सोनिया ने भौं उठाई। अच्छा, तो आगे भी सुनाओ। नियांश ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभी एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर चेक किया था, उसे किसी ने पहले ही बंद कर दिया था। बहुत संभव है कि घटना की रिपोर्ट करने वाली महिला यानी किरण घर आते ही गैस लीक समझ गई हो और तुरंत रेगुलेटर बंद कर दिया हो। उसने कमरे की खुली खिड़कियों की तरफ देखा। सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं, घर के लगभग सारे डोर्स और विंडोज भी वेंटिलेशन के लिए खोले गए थे। फिलहाल इन चीजों में कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात अजीब है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। नियांश ने किचन की तरफ इशारा किया। गैस स्टोव का मेन नॉब भी बंद पोजीशन में था। यह सुनकर कैप्टन विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर इसे लगभग एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ की कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन नियांश ने इस पर कोई पक्का दावा नहीं किया और अपनी राय सुरक्षित रखते हुए कहा, सर, जब तक फोरेंसिक डॉक्टर मौत का सही समय और असली वजह साफ नहीं कर देते, तब तक हमारा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैप्टन विक्रम के चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस लड़के ने सच में मुझे निराश नहीं किया। ये वाकई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बना है। तो फिर अब देर किस बात की? किसी को बोलकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि जितनी जल्दी हो सके इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाए। जी सर।